बीरबल थोड़ा मुस्कुराए और बादशाह से अर्ज किया, हुजूर, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे एक भेड़ और थोड़ा समय चाहिए। बादशाह ने तुरंत एक भेड़ मंगवाने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में एक सिपाही एक घने बालों वाली भेड़ को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल भेड़ के पास गए, उसकी पीठ पर हाथ फेरा और फिर शाहबाज खान की ओर मुड़कर बोले, खान साहब, आपके सवाल का जवाब बहुत सीधा है। इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं। अगर आपको मेरे जवाब पर कोई शक है तो आप इत्मीनान से इस भेड़ के बाल गिन सकते हैं और फिर आसमान के तारों से उनका मिलान कर सकते हैं। यह जवाब सुनकर शाहबाज खान का मुंह खुला का खुला रह गया। वह क्या कहता? भेड़ के बाल गिनना भी उतना ही असंभव था जितना आसमान के तारे गिनना। दरबार में बैठे लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर हंसने लगे। बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। भाग 3 दूसरा और तीसरा सवाल। अपनी पहली हार से तिलमिलाए जहान खान ने आगे बढ़कर अपना सवाल दागा, चलो, मान लिया कि तुम पहले सवाल में बच गए। अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। बताओ, इस धरती का केंद्र मध्य बिंदु कहाँ है? दरबारियों को लगा कि यह सवाल तो पहले वाले से भी ज्यादा मुश्किल है। धरती इतनी विशाल है, उसका केंद्र कोई कैसे बता सकता है? बीरबल ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर उन्होंने अपने पास रखी लोहे की एक छड़ी उठाई और दरबार के बीचों बीच एक जगह पर उसे गाड़ दिया। इसके बाद उन्होंने जमीन पर कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींची, जैसे कोई बड़ा गणितज्ञ किसी गंभीर गणना में लगा हो। कुछ देर बाद उन्होंने बादशाह अकबर से कहा, हुजूर, बहुत गहन गणना और भूमापन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि धरती का केंद्र ठीक इसी स्थान पर है जहां यह छड़ी गड़ी हुई है। जहान खान ने गुस्से से कहा, यह बकवास है। तुम यह कैसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, खान साहब, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप पूरी धरती को किसी भी पैमाने से नाप कर देख सकते हैं। अगर यह जगह केंद्र से एक बाल बराबर भी इधर-उधर निकली तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। एक बार फिर दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। जहान खान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन उसके पास कहने को कुछ नहीं था। पूरी धरती को नापना किसी के बस की बात नहीं थी। बीरबल ने अपनी बुद्धि से उन्हें एक बार फिर निरुत्तर कर दिया था। अब आखिरी उम्मीद कासिम बेग पर टिकी थी। उसने सोचा कि वह एक ऐसा सवाल पूछेगा जिसमें बीरबल बुरी तरह फंस जाएगा। वह आगे बढ़ा और अपनी तीखी आवाज में बोला, राजा बीरबल, मेरे 2 सवाल तो बचकाने थे। अब मेरे असली सवाल का जवाब दो। बताओ, इस पूरी दुनिया में इस समय कुल कितनी महिलाएं और कितने पुरुष हैं? यह सवाल सुनकर तो बीरबल के समर्थकों के भी चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। यह तो सचमुच एक असंभव सवाल था। हर पल दुनिया में कोई मर रहा था, कोई जन्म ले रहा था। ऐसे में पुरुषों और महिलाओं की सटीक संख्या बताना नामुमकिन था। शाहबाज खान और उसके साथी मन ही मन खुश हो रहे थे कि आखिरकार उन्होंने बीरबल को फंसा ही लिया। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और बादशाह की ओर देखकर कहा, हुजूर, यह सवाल वाकई में बहुत मुश्किल है और इसका जवाब देना मेरे लिए संभव है। लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या है। बादशाह ने पूछा, कैसी समस्या? बीरबल ने शाहबाज खान, जहान खान और कासिम बेग की ओर इशारा करते हुए कहा, आलमपनाह, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न तो पूरी तरह से पुरुष की श्रेणी में आते हैं और न ही महिला की श्रेणी में। वे सिर्फ दूसरों से ईर्ष्या करना और उनकी राह में रोड़े अटकाना जानते हैं। उन्हें किसी भी गिनती में शामिल नहीं किया जा सकता।
अगर आप हुक्म दें कि ऐसे सभी लोगों को जो यहाँ दरबार में भी मौजूद हैं, मौत के घाट उतार दिया जाए, तो मैं तुरंत आपको दुनिया में मौजूद पुरुषों और महिलाओं की एकदम सटीक संख्या बता सकता हूँ। यह सुनना था कि शाहबाज खान, जहान खान और कासिम बेग के होश उड़ गए। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और वे थरथर कांपने लगे। उन्हें लगा कि अगर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली तो उनकी जान चली जाएगी। वे तीनों एक साथ बादशाह के कदमों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे, जहां पनाह, हमें माफ कर दीजिए। हमें हमारे तीनों सवालों के जवाब मिल गए हैं। हम राजा बीरबल की बुद्धिमानी को स्वीकार करते हैं और उनसे अपनी गुस्ताखी के लिए माफी मांगते हैं। बादशाह अकबर का चेहरा गर्व से चमक रहा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। अकबर ने उन तीनों दरबारियों को कड़ी फटकार लगाई और उन्हें भविष्य में इस तरह की हरकत न करने की चेतावनी दी। उस दिन के बाद से दरबार में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह बीरबल की बुद्धिमानी को खुलेआम चुनौती दे सके। यह किस्सा इस बात का सबूत बन गया कि सच्ची बुद्धि और हाजिर जवाबी के सामने बड़ी बड़ी साजिशें भी नाकाम हो जाती हैं। कहानी 2, बीरबल की खिचड़ी और न्याय का ता। भाग 1, बादशाह का अभिमान और एक गरीब की चुनौती। आगरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बर्फीली हवाएं ऐसी चल रही थीं कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। शाम के वक्त बादशाह अकबर अपने कुछ खास दरबारियों के साथ महल की छत पर टहल रहे थे और अलाव की गर्मी का आनंद ले रहे थे। बातों बातों में ठंड का जिक्र छिड़ गया। एक अमीर दरबारी, दिलावर खान, अपने कीमती शॉल को कसकर लपेटते हुए बोला, हुजूर, इस साल तो सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसी ठंड में तो कोई अमीर आदमी भी बिना गर्म कपड़ों और अलाव के एक पल नहीं रह सकता, गरीबों की तो बात ही क्या है। बादशाह अकबर को भी उसकी बात सही लगी। उन्होंने अपनी रजाई को और करीब खींचते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो दिलावर। पैसे और साधनों के बिना इस मौसम का सामना करना मौत को दावत देने जैसा है। बीरबल, जो चुपचाप यह सब सुन रहे थे, ने असहमति जताते हुए कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, लेकिन मेरा मानना है कि इंसान की इच्छा शक्ति और जरूरत किसी भी मौसम और मुश्किल से बड़ी होती है। पैसे से ज्यादा हिम्मत और मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। बादशाह अकबर को बीरबल का इस तरह उनकी बात काटना अच्छा नहीं लगा। उनके अभिमान को थोड़ी ठेस पहुंची। उन्होंने एक चुनौती भरे लहजे में कहा, अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि कोई गरीब आदमी पैसे के लिए इस बर्फीली ठंड में यमुना के बर्फ जैसे पानी में पूरी रात खड़ा रह सकता है? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, जी हुजूर, अगर उसे यकीन हो कि उसके इस कष्ट के बदले में उसके परिवार का भविष्य सुधर सकता है, तो वह यह भी कर सकता है। बादशाह ने गुस्से में कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बात को परखना चाहते हैं। तुम कल दरबार में किसी ऐसे ही गरीब को लेकर आओ। अगर वह पूरी रात सूरज निकलने तक यमुना के पानी में गर्दन तक डूबकर खड़ा रहा, तो हम उसे 1000 सोने की मोहरें इनाम में देंगे। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर पाया, तो तुम्हें मानना होगा कि तुम्हारी बातें सिर्फ किताबी हैं। बीरबल ने बादशाह की चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन बीरबल एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण को लेकर दरबार में हाजिर हुए। उसका नाम रामभक्त था। उसके बच्चे भूखे थे और बेटी की शादी सिर पर थी। 1000 सोने की मोहरों का इनाम सुनकर उसने यह खतरनाक चुनौती स्वीकार कर ली थी। बादशाह ने रामभक्त को देखा और अपने 2 सबसे भरोसेमंद सिपाहियों को उसकी निगरानी करने का हुक्म दिया, ताकि वह किसी भी तरह की बेईमानी न कर सके। भाग 2, ठंडी रात और दूर का दिया। वह रात आगरा की सबसे ठंडी रातों में से एक थी। रामभक्त का पता हुआ यमुना नदी के ठंडे पानी में उतरा।
पानी इतना ठंडा था कि जैसे ही उसने डुबकी लगाई, उसे लगा जैसे हजारों सुइयां एक साथ उसके शरीर में चुभ गई हों। सिपाही नदी के किनारे अलाव जलाकर बैठे हुए थे और उस पर नजर रखे हुए थे। रात बीतती जा रही थी। ठंड के मारे राम भक्त का शरीर नीला पड़ने लगा था। उसके दांत बज रहे थे और उसे लग रहा था कि अब वह और नहीं सह पाएगा। तभी उसकी नजर दूर महल की एक खिड़की पर जलते हुए एक दिए पर पड़ी। वह दिया बहुत दूर था, लेकिन उसकी टिमटिमाती लौ राम भक्त के लिए एक आशा की किरण बन गई। उसने अपना सारा ध्यान उस दिए पर लगा दिया। वह मन ही मन सोचने लगा, बस उस दिए को देखते रहो। सुबह होने ही वाली है। फिर मुझे इनाम मिलेगा और मैं अपनी बेटी का ब्याह धूमधाम से कर सकूंगा, अपने बच्चों को भरपेट खाना खिला सकूंगा। वह उस दिए की लौ को ऐसे देख रहा था मानो उसे उसी से गर्मी और ताकत मिल रही हो। इसी तरह सोचते सोचते और उस दिए को घूरते घूरते उसने पूरी रात बिता दी। सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली तो सिपाही उसे लगभग जमी हुई हालत में पानी से बाहर निकालकर दरबार में ले गए। राम भक्त की हालत देखकर हर कोई हैरान था। वह जिंदा था, यही एक चमत्कार था। बादशाह अकबर ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, अरे, तुम जिंदा कैसे बच गए? तुमने यह असंभव काम कैसे किया? राम भक्त ने कांपती हुई आवाज में कहा, जहांपना, मैं तो लगभग हिम्मत हार चुका था, लेकिन फिर मैंने आपके महल की खिड़की में जलते हुए एक दिए को देखा। मैं पूरी रात उसी दिए की लौ को देखता रहा और उसी से मुझे हिम्मत और गर्मी मिलती रही। यह सुनना था कि बादशाह अकबर के चेहरे के भाव बदल गए। उनके एक चापलूस दरबारी ने तुरंत कहा, देखा हुजूर, यह तो बेईमानी है। इसने तो महल के दिए की गर्मी से खुद को गर्म रखा। यह इनाम का हकदार नहीं है। बादशाह को भी अपनी हार स्वीकार करना गवारा नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में फैसला सुनाया, तुमने हमें धोखा दिया है। तुम महल के दिए से गर्मी लेकर पानी में खड़े रहे। तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। ले जाओ इसे हमारी नजरों से दूर। राम भक्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने और गिड़गिड़ाने लगा, नहीं हुजूर, ऐसा मत कहिए। वह दिया तो मीलों दूर था। उसकी गर्मी मुझ तक कैसे पहुंच सकती है? मैंने अपनी जान पर खेलकर आपकी चुनौती पूरी की है। लेकिन बादशाह ने उसकी एक न सुनी और उसे दरबार से बाहर निकाल दिया गया। बीरबल यह सब देखकर बहुत दुखी हुए। उन्हें बादशाह के इस अन्याय पर बहुत क्रोध आया, लेकिन वे जानते थे कि सीधे तौर पर कुछ कहने का कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने बादशाह को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए एक तरकीब सोची। भाग 3, खिचड़ी का पकना। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं पहुंचे। जब काफी देर हो गई और वे नहीं आए तो बादशाह अकबर को चिंता हुई। उन्होंने एक सिपाही को बीरबल के घर भेजा। सिपाही वापस आया और बोला, जहांपनाह, राजा बीरबल कह रहे हैं कि वे खिचड़ी पका रहे हैं। जब खिचड़ी पक जाएगी तो वे उसे खाकर ही दरबार में आएंगे। अकबर को यह सुनकर बड़ा अजीब लगा। दोपहर हो गई, फिर शाम होने को आई, लेकिन बीरबल नहीं आए। अब बादशाह से रहा नहीं गया। वे खुद बीरबल के घर पहुंच गए यह देखने के लिए कि आखिर ऐसी कौन सी खिचड़ी है जो सुबह से पक ही नहीं रही है। जब वे बीरबल के घर के आंगन में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि एक बहुत ऊंचे तिपाए पर लगभग 15 फीट की ऊंचाई पर एक हांडी लटकी हुई थी और उसके ठीक नीचे जमीन पर कुछ लकड़ियां जल रही थीं, जिनसे नाम मात्र की आग निकल रही थी। बीरबल पास में ही एक चारपाई पर आराम से लेटे हुए थे। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, यह क्या मजाक है?
क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी दूर आग पर यह खिचड़ी क्या 7 जन्मों में पकेगी? बीरबल चारपाई से उठे, अदब से झुके और बोले, माफी चाहूंगा जहांपनाह, पर यह खिचड़ी बिल्कुल पकेगी। ठीक वैसे ही पकेगी जैसे उस गरीब राम भक्त को मीलों दूर जलते दिए से गर्मी मिली थी। बीरबल का यह जवाब सुनकर बादशाह अकबर सन्न रह गए। उन्हें एक पल में अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल उन्हें न्याय का पाठ पढ़ा रहे हैं। उनका सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक गरीब और साहसी व्यक्ति के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। वे तुरंत बीरबल को गले लगाकर बोले, हम अपनी गलती मानते हैं बीरबल। तुमने हमारी आंखें खोल दी। न्याय करते समय हमें भावनाओं में नहीं बल्कि विवेक से काम लेना चाहिए। बादशाह अकबर ने उसी समय राम भक्त को बुलवाया, उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगी और उसे 1000 नहीं बल्कि 2000 सोने की मोहरें इनाम में दीं। यह किस्सा बीरबल की खिचड़ी के नाम से मशहूर हो गया और आज भी यह हमें सिखाता है कि न्याय करते समय हमें हर पहलू पर विचार करना चाहिए और किसी की मेहनत और हिम्मत का सम्मान करना चाहिए। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि अकबर का दरबार केवल शानो शौकत का केंद्र नहीं था, बल्कि यह मानवीय भावनाओं, ईर्ष्या, बुद्धिमत्ता और न्याय की जीवंत पाठशाला भी था, जहां बीरबल जैसे नवरत्न अपनी सूझबूझ से हमेशा सत्य और न्याय का मार्ग प्रशस्त करते थे। आसमान के तारे, अकबर और बीरबल की एक विस्तृत गाथा। भाग 1, ईर्ष्या की सुलगती चिंगारियां। हिंदुस्तान की सल्तनत पर जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का परचम लहराता था, तो आगरा का किला न केवल सत्ता का केंद्र था, बल्कि कला, संस्कृति और ज्ञान का एक ऐसा संगम था जिसकी मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास की भव्यता, जहां न्याय और नीति पर रोज बहसें होती थीं, मुगलिया सल्तनत की शान की गवाही देती थी। बादशाह अकबर खुद भी ज्ञान के भूखे थे और अपने दरबार में उन्होंने एक से बढ़कर एक गुणी और योग्य लोगों को जगह दी थी, जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। इन नवरत्नों में भी जो सितारा सबसे ज्यादा चमकता था, वह थे राजा बीरबल। उनका असली नाम महेश दास था, लेकिन उनकी असाधारण बुद्धि, हाजिर जवाबी, विनोदप्रियता और न्याय की गहरी समझ ने उन्हें बादशाह अकबर का सबसे प्रिय और विश्वासपात्र बना दिया था। बादशाह कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले बीरबल की राय लेना नहीं भूलते थे। यह निकटता जहां एक ओर सल्तनत के लिए फायदेमंद थी, वहीं दूसरी ओर दरबार के भीतर ही ईर्ष्या और द्वेष के बीज भी बो रही थी। दरबार के कई पुराने अमीर और वजीर, जो खुद को सल्तनत का स्तंभ समझते थे, बीरबल की इस बढ़ती हुई शोहरत से जलते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल, जो न तो किसी बड़े सैन्य अभियान का हिस्सा रहा था और न ही किसी बड़े राजघराने से ताल्लुक रखता था, केवल अपनी मीठी मीठी बातों और चापलूसी से बादशाह का दिल बहलाता है। इन ईर्ष्यालु दरबारियों का अनकहा सरदार था मीर बख्शी शाहबाज खान, एक घमंडी और रूढ़िवादी सोच का व्यक्ति, जो खुद को अकबर का मुख्य सलाहकार मानता था और बीरबल को एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखता था। उसके साथ थे मुल्ला दो प्याजा के कुछ रिश्तेदार और कुछ अन्य तुर्की अमीर, जिन्हें बीरबल की हिंदू पहचान और बादशाह पर उसका प्रभाव फूटी आंख नहीं सुहाता था। वे अक्सर बीरबल को नीचा दिखाने और बादशाह की नजरों में गिराने के लिए मौके की तलाश में रहते थे, लेकिन हर बार बीरबल अपनी बुद्धि के बल पर उनके बुने हुए जालों को तार तार कर देता था। हर नाकामी के साथ उनकी नफरत की आग और भी भड़क उठती थी। वे एक ऐसी अचूक योजना बनाना चाहते थे, एक ऐसा चक्रव्यूह रचना चाहते थे, जिससे बीरबल बाहर न निकल सके और हमेशा के लिए उसका अध्याय समाप्त हो जाए। भाग 2, षड्यंत्र का अंधेरा। शरद ऋतु की एक ठंडी शाम थी। यमुना के किनारे बने शाहबाज खान के आलीशान महल के तहखाने में एक गुप्त सभा चल रही थी।
मशालों की पीली रोशनी में दीवारों पर बनती बिगड़ती छायाएं वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर नाच रही थीं, जो उनके मन के अंधकार को और भी गहरा कर रही थीं। शाहबाज खान ने अपनी भारी, रोबदार आवाज में कहा, भाइयों, अब बहुत हुआ। उस भाट की वजह से दरबार में हमारी कोई इज्जत ही नहीं रह गई है। बादशाह उसकी बातों को खुदा का फरमान समझते हैं। हम जो दिन रात सल्तनत के लिए खून पसीना एक करते हैं, हमारी सलाह की कोई कीमत नहीं। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बादशाह के सामने उसकी असलियत खुल जाए। एक युवा तुर्की अमीर, जलाल खान, जिसकी नई नई नियुक्ति हुई थी और जो बीरबल की वजह से मनचाहा पद नहीं पा सका था, अपनी तलवार की मूठ पर हाथ फेरते हुए बोला, खान साहब, आप बस हुक्म दीजिए। हम उस मस्खरे को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह आगरा छोड़कर भाग जाएगा। एक बुजुर्ग दरबारी, काजी इमादुद्दीन, जो बीरबल के न्याय करने के तरीकों से चिढ़ता था क्योंकि बीरबल अक्सर कट्टरपंथी सोच को चुनौती देते थे, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, लेकिन कैसे? बादशाह तो उसकी परछाई पर भी शक नहीं करते। हर बार वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बच निकलता है। शाहबाज खान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। उसने कहा, इस बार हम उसे तलवार से नहीं, अक्ल से मारेंगे। हम उसकी बुद्धि को ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना देंगे। हम उसे ज्ञान की ऐसी कसौटी पर कसेंगे जहां से वह बचकर निकल ही न पाए। उसने अपनी योजना विस्तार से बताई। हम बादशाह के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि पूरे दरबार के सामने बीरबल से एक ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका जवाब देना इस दुनिया में किसी के लिए भी नामुमकिन हो। हम इसे एक बड़ी चुनौती का रूप देंगे। जब वह जवाब नहीं दे पाएगा तो हम यह शर्त रखेंगे कि उसे अपनी सबसे बुद्धिमान सलाहकार की पदवी त्यागनी होगी और दरबार से इस्तीफा देना होगा। यह योजना सबको पसंद आई। अब सवाल यह था कि वह असंभव प्रश्न क्या हो। काफी देर की बहस और सोच विचार के बाद काजी इमादुद्दीन ने एक ऐसा सवाल सुझाया जिसे सुनकर सभी के चेहरे खिल उठे। हम उससे पूछेंगे कि आसमान में कुल कितने तारे हैं, काजी ने कहा। भला इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है? यह तो खुद अल्लाह को ही मालूम होगा। इस सवाल के जाल में बीरबल ऐसा फंसेगा कि उसकी सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। सभी इस बात पर सहमत हो गए। उन्हें पूरा यकीन था कि यह एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका कोई तोड़ बीरबल के पास नहीं होगा। उन्होंने अगले दिन दरबार में इस योजना को अंजाम देने का फैसला किया और अपनी आने वाली सफलता की कल्पना में एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। उन्हें नहीं पता था कि वे जिसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, वे खुद ही उसमें गिरने वाले हैं। भाग 3, चुनौती का ऐलान। अगले दिन दीवान-ए-आम का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था। बादशाह अकबर अपने आलीशान सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। सामान्य कामकाज चल रहा था। फरियादी अपनी अर्जियां लेकर आ रहे थे और बादशाह न्याय कर रहे थे। तभी पहले से तय योजना के अनुसार शाहबाज खान अपनी जगह से उठा और बड़ी विनम्रता का अभिनय करते हुए बोला, आलमपनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन आज हम सब दरबारी आपके सबसे प्रिय सलाहकार राजा बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा मानना चाहते हैं। अकबर ने एक जिज्ञासु दृष्टि से शाहबाज खान की ओर देखा। खान साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? बीरबल की बुद्धि पर तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। शाहबाज खान ने हाथ जोड़कर कहा, बिल्कुल नहीं जहांपना। हम तो उनके सबसे बड़े प्रशंसक हैं। हम बस यह चाहते हैं कि उनकी प्रखर बुद्धि का एक और प्रमाण पूरी दुनिया के सामने आए। हम चाहते हैं कि आप हमें उनसे एक छोटा सा सवाल पूछने की इजाजत दें। यह सवाल हम सबकी ओर से होगा। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और सहज भाव से बैठे थे,
समझ गए कि यह कोई सीधी सादी बात नहीं है, बल्कि एक बुना हुआ जाल है। लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं उभरी। अकबर ने माहौल को भांप लिया था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और फिर शाहबाज खान से कहा, ठीक है, इजाजत है। पूछो अपना सवाल। शाहबाज खान ने अपनी आवाज में एक नाटकीय गंभीरता लाते हुए कहा, जहां पनाह, हमारी शर्त यह है कि अगर राजा बीरबल ने हमारे सवाल का सही जवाब दे दिया तो हम सब मिलकर उन्हें 1000 सोने की मोहरों की थैली भेंट करेंगे और उन्हें सल्तनत का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानकर हमेशा उनका सम्मान करेंगे। लेकिन उसने एक पल रुककर दरबार में सन्नाटा गहराने दिया। अगर वे हमारे सवाल का जवाब न दे सके तो उन्हें यह मानना होगा कि उनकी बुद्धि की भी एक सीमा है और उन्हें अपने मुख्य सलाहकार के पद से इस्तीफा देना होगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह एक सीधी और बड़ी चुनौती थी। सभी की निगाहें अब बीरबल और बादशाह पर टिक गई थीं। अकबर को अपने दरबारियों की इस हरकत पर क्रोध तो आया, लेकिन उन्हें बीरबल की काबिलियत पर अटूट विश्वास था। उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है इन ईर्ष्यालु लोगों को एक बार फिर से सबक सिखाने का। अकबर ने अपनी गरजदार आवाज में कहा, हमें तुम्हारी चुनौती और तुम्हारी शर्त दोनों मंजूर हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अगर बीरबल ने तुम्हारे सवाल का संतोषजनक जवाब दे दिया तो तुम सब जिन्होंने यह चुनौती दी है, दरबार में सबके सामने बीरबल से माफी मांगोगे और वही 1000 मोहरों की थैली शर्मिंदगी के तोहफे के रूप में उन्हें दोगे। शाहबाज खान और उसके साथियों ने तुरंत यह शर्त स्वीकार कर ली। वे अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्हें माफी मांगने वाली बात एक मजाक लगी। अब सबकी निगाहें शाहबाज खान पर थीं। उसने बीरबल की ओर देखकर अपनी पूरी नफरत को शब्दों में पिरोते हुए अपना सवाल दागा। राजा बीरबल, तो फिर बताओ, इस विशाल आसमान में कुल मिलाकर कितने तारे हैं? एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। हमें सटीक संख्या चाहिए। सवाल सुनते ही दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। यह कैसा सवाल था? यह तो नामुमकिन था। आसमान के तारों को गिनने की कल्पना भी कौन कर सकता था? शाहबाज खान और उसके साथी मन ही मन अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने बीरबल को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे कोई रास्ता नहीं जाता। भाग 4, एक भेड़ और 1 महीने का समय। पूरा दरबार बीरबल की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। लोगों को लगा कि बीरबल या तो अपनी हार मान लेंगे या फिर कोई बहाना बनाकर समय टालने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीरबल के चेहरे पर न तो घबराहट थी और न ही कोई चिंता। वे अपनी जगह से उठे, बादशाह को सलाम किया और फिर शाहबाज खान की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान देखकर शाहबाज खान को और भी गुस्सा आ गया। उसे लगा कि बीरबल उसका मजाक उड़ा रहा है। बीरबल ने बड़ी शांति से बादशाह अकबर से अर्ज किया, आलम पनाह, खान साहब का सवाल बहुत ही बेहतरीन और ज्ञान से भरा है। मैं इनकी जिज्ञासा का सम्मान करता हूं। इस सवाल का जवाब देना संभव है, लेकिन यह कोई मामूली गणना नहीं है। इसके लिए मुझे कुछ चीजों और थोड़े समय की आवश्यकता होगी। अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए बीरबल? और कितना समय लगेगा? बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे एक स्वस्थ घने बालों वाली भेड़ चाहिए और इस जटिल गणना को पूरा करने के लिए मुझे ठीक 1 महीने का समय चाहिए। यह सुनकर दरबार में बैठे लोग हैरान रह गए। तारों की गिनती का एक भेड़ से क्या लेना देना? यह कैसी पहेली थी? शाहबाज खान और उसके साथी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें लगा कि बीरबल हार के डर से बात को घुमा रहा है और समय बर्बाद कर रहा है। शाहबाज खान ने तंज कसते हुए कहा, क्यों नहीं,
राजा बीरबल, आप 1 महीना क्या 2 महीने ले लीजिए, और एक क्या 100 भेड़े ले लीजिए, लेकिन याद रखिएगा 1 महीने बाद आपको सटीक जवाब के साथ हाजिर होना होगा। अकबर ने बीरबल की मांग स्वीकार कर ली। उन्होंने तुरंत शाही अस्तबल से एक मोटी ताजी घने बालों वाली भेड़ मंगवाकर बीरबल को सौंपने का हुक्म दिया। बीरबल ने भेड़ ली, बादशाह को एक बार फिर सलाम किया और दरबार से चले गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनके जाने के बाद षड्यंत्रकारी दरबारी अपनी सफलता पर खुशियां मनाने लगे। वे पूरे दरबार में यह प्रचार करने लगे कि बीरबल डरकर भाग गया है और अब 1 महीने तक वह कोई बहाना सोचेगा, लेकिन अंत में उसे हार माननी ही पड़ेगी। अगले कुछ हफ्तों तक वे जब भी किसी से मिलते बीरबल का मजाक उड़ाते और कहते कि देखो भेड़ चराने वाला अब तारों की गिनती करेगा। भाग 5 इंतजार के दिन और बढ़ती बेचैनी। 1 महीना बीतने लगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीने में बदलने लगे। बीरबल दरबार में आते थे, रोजमर्रा के कामों में हिस्सा लेते थे, लेकिन उस चुनौती के बारे में एक शब्द भी नहीं कहते थे। उनकी यह चुप्पी षड्यंत्रकारियों की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। उन्हें लगता था कि बीरबल शायद कोई तोड़ निकालने में लगा है, लेकिन फिर वे खुद को यकीन दिलाते कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बीच पूरे आगरा शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई थी। लोग उत्सुकता से उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब बीरबल इस असंभव सवाल का जवाब देंगे। कुछ लोग शर्त लगा रहे थे कि बीरबल हार जाएंगे, तो कुछ को उनकी बुद्धि पर पूरा भरोसा था। अकबर भी मन ही मन चिंतित थे। हालांकि उन्हें बीरबल पर विश्वास था, लेकिन सवाल वाकई में बहुत कठिन था। वे कई बार अकेले में बीरबल से पूछना चाहते थे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे चुनौती के बीच में दखल नहीं देना चाहते थे। आखिरकार 1 महीने की अवधि पूरी होने का दिन आ गया। उस दिन दरबार में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। आम जनता से लेकर खास अमीर-उमरा तक हर कोई वहां मौजूद था। शाहबाज खान और उसके साथी अपनी सबसे अच्छी पोशाकें पहनकर चेहरों पर विजय का भाव लिए बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि आज का दिन उनकी जीत और बीरबल की हार का दिन है। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर आए। उनकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थीं। बीरबल ठीक समय पर दरबार में दाखिल हुए। उनके साथ 2 सिपाही थे जो उसी भेड़ को लेकर आए थे जो उन्हें 1 महीने पहले दी गई थी। भेड़ पहले से भी ज्यादा मोटी और स्वस्थ लग रही थी। बीरबल ने हमेशा की तरह बादशाह को झुककर सलाम किया। अकबर ने पूछा, बीरबल, आज 1 महीना पूरा हो गया है। पूरा दरबार और पूरी सल्तनत तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही है। क्या तुमने आसमान के तारों की गिनती कर ली? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी जहांपनाह। आपकी दुआओं और इस भेड़ की मदद से मैंने यह मुश्किल काम पूरा कर लिया है। यह सुनते ही पूरे दरबार में एक सनसनी फैल गई। शाहबाज खान और उसके साथी अविश्वास से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। भाग 6 बुद्धि का चरम और अंतिम प्रहार। शाहबाज खान अपनी जगह से खड़ा हुआ और लगभग चिल्लाते हुए बोला, यह झूठ है। यह नामुमकिन है। कोई भी आसमान के तारे नहीं गिन सकता। बताओ, अगर तुमने गिनती कर ली है तो कितने तारे हैं आसमान में? बीरबल शांत भाव से उस भेड़ के पास गए जो दरबार के बीचों बीच खड़ी थी। उन्होंने उसकी घनी ऊन वाली पीठ पर हाथ फेरा और फिर शाहबाज खान की ओर मुड़कर अपनी स्पष्ट और बुलंद आवाज में कहा, खान साहब, आपकी जिज्ञासा का अंत अब होता है। मैंने बड़ी मेहनत और सटीकता से गणना की है और पाया है कि आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं।
एक पल के लिए दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक ही कुछ लोग हंसने लगे, कुछ हैरान थे और कुछ को बीरबल का जवाब समझ ही नहीं आया। शाहबाज खान गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने कहा, यह क्या बकवास है? यह कोई जवाब नहीं है। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा, इसमें बेवकूफ बनाने वाली क्या बात है खान साहब? मैंने आपको एक सटीक संख्या दी है। आसमान में उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं। अगर आपको मेरे जवाब पर जरा भी शक है या आपको लगता है कि मेरी गिनती में कोई भूल हुई है, तो आपके लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। उन्होंने शाहबाज खान और उसके साथियों की ओर इशारा करते हुए कहा, आप अभी इस भेड़ के सारे बालों को एक एक करके गिन सकते हैं। फिर आप रात में इत्मीनान से आसमान के सारे तारों को गिन लीजिएगा। अगर दोनों की संख्या में एक का भी फर्क निकला तो मैं अपनी हार मानने और दरबार छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं। अब शाहबाज खान और उसके साथियों की हालत देखने लायक थी। बीरबल ने पासा पलट दिया था। उन्होंने चुनौती को वापस उन्हीं की ओर फेंक दिया था। भेड़ के बाल गिनना उतना ही असंभव था जितना आसमान के तारे गिनना। बीरबल ने एक असंभव सवाल का जवाब एक असंभव कार्य से देकर उन्हें निरुत्तर कर दिया था। दरबार में जो लोग अब तक चुप थे, वे भी अब जोर जोर से हंसने लगे। षड्यंत्रकारियों के चेहरे शर्मिंदगी और गुस्से से तमतमा रहे थे। उनके पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। वे चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। बादशाह अकबर, जो अब तक गंभीरता से यह सब देख रहे थे, अपनी हंसी को और नहीं रोक पाए। वे खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी में बीरबल के लिए गर्व और अपने मूर्ख दरबारियों के लिए व्यंग्य छिपा था। उन्होंने कहा, क्यों शाहबाज खान, क्या इरादा है? क्या अभी गिनती शुरू की जाए? हमारे पास बहुत समय है। शाहबाज खान और उसके साथी शर्म से पानी पानी हो गए। वे एक साथ बादशाह के कदमों में गिर पड़े। हमें माफ कर दीजिए जहांपना, हमसे गलती हो गई। हम राजा बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा मान गए हैं। वे ही इस सल्तनत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अकबर ने उन्हें उठाया और कहा, माफी मुझसे नहीं, बीरबल से मांगो, जिसका तुमने अपमान करने की कोशिश की। और अपनी शर्त याद है न? 1000 सोने की मोहरों की थैली राजा बीरबल को भेंट करो। शर्मिंदा दरबारियों ने कांपते हाथों से मोहरों की थैली बीरबल को सौंपी और उनसे माफी मांगी। बीरबल ने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी सबसे बड़ी सजा उनकी सार्वजनिक हार और शर्मिंदगी ही है। उस दिन के बाद दरबार में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बीरबल की बुद्धि को इस तरह चुनौती दे। यह कहानी न केवल बीरबल की हाजिर जवाबी का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनी, बल्कि यह भी सिखा गई कि ज्ञान का घमंड करने वालों को अक्सर मुंह की खानी पड़ती है और सच्ची बुद्धि समस्याओं का सीधा हल निकालने में नहीं, बल्कि असंभव को भी संभव बनाने की कला में निहित होती है। आसमान के तारे आज भी अनगिनत हैं, लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धि से उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लिया था। अकबर और बीरबल, दरबार और दरबारियों की दो अनूठी कहानियां। मुगलिया सल्तनत के महान बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी शानो-शौकत, न्यायप्रियता और बौद्धिक बहसों के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। आगरा के किले में स्थित दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास की दीवारें न जाने कितनी ऐतिहासिक घटनाओं, महत्वपूर्ण फैसलों और ज्ञान विज्ञान की चर्चाओं की गवाह थीं। अकबर के नवरत्नों में से एक, राजा बीरबल, अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए न केवल बादशाह के प्रिय थे, बल्कि आम जनता में भी उनके किस्से बड़े चाव से सुने और सुनाए जाते थे। लेकिन जहां फूल होते हैं, वहां कांटे भी होते हैं।
बीरबल की बढ़ती शोहरत और बादशाह से उनकी निकटता दरबार के कुछ अमीरों और वजीरों की आंखों में खटकती थी। वे हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते थे जहां बीरबल को नीचा दिखाया जा सके और बादशाह की नजरों में उसकी अहमियत कम की जा सके। यहाँ हम दरबार और दरबारियों के इसी माहौल से जुड़ी दो ऐसी ही विस्तृत कहानियां प्रस्तुत कर रहे हैं जो बीरबल की असाधारण बुद्धि और अकबर के न्यायपूर्ण स्वभाव का अद्भुत चित्रण करती हैं। कहानी 1, 3 असंभव सवाल और बीरबल की चतुराई। भाग 1, ईर्ष्या की अग्नि। सर्दी की एक गुनगुनी सुबह थी। यमुना नदी पर पड़ती सुनहरी धूप आगरा के किले के संगमरमरी गुंबदों को और भी चमका रही थी। दीवाने खास में बादशाह अकबर अपने चुनिंदा दरबारियों और नवरत्नों के साथ बैठे थे। माहौल खुशनुमा था और दरबार में सामान्य कामकाज चल रहा था। तभी एक ईरानी व्यापारी ने बादशाह को एक नायाब कालीन भेंट किया, जिसकी कारीगरी देखकर सभी दंग रह गए। कालीन पर बने फूल और पत्तियां इतने सजीव लग रहे थे मानो अभी हवा के झोंके से हिलने लगेंगे। बादशाह अकबर कालीन की तारीफ करते हुए बोले, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है! इसे बनाने वाले ने तो कमाल ही कर दिया है। बीरबल, तुम्हारी इस पर क्या राय है? बीरबल, जो हमेशा की तरह अपनी सहज मुस्कान के साथ एक कोने में बैठे थे, ने अदब से झुककर कहा, जहांपनाह, इसमें कोई शक नहीं कि यह कालीन अद्भुत है। लेकिन मेरा मानना है कि इंसान की बुद्धि और रचनात्मकता इससे भी कहीं अधिक जटिल और सुंदर कलाकृतियां गढ़ सकती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, वाह बीरबल, वाह! तुम्हारी हर बात में एक गहरा दर्शन छिपा होता है। तुम सच में हमारे दरबार के सबसे कीमती रत्न हो। बादशाह के मुंह से बीरबल की यह प्रशंसा वहां मौजूद कुछ दरबारियों, विशेषकर वित्त मंत्री शाहबाज खान और सेनापति मानसिंह के चचेरे भाई जहान खान को तीर की तरह चुभ गई। शाहबाज खान, जो खुद को बीरबल से अधिक योग्य और अनुभवी समझता था, मन ही मन कुढ़ने लगा। उसे लगता था कि बीरबल केवल अपनी मीठी मीठी बातों और चापलूसी से बादशाह का दिल जीतता है, जबकि असल सल्तनत का काम तो वे जैसे लोग करते हैं। दरबार खत्म होने के बाद शाहबाज खान ने जहान खान और कुछ अन्य असंतुष्ट दरबारियों को अपने महल में एक गुप्त बैठक के लिए बुलाया। महल के एक अंधेरे कमरे में, जहां दीवारों पर लटकते भारी पर्दों के कारण बाहर की कोई आवाज अंदर नहीं आ सकती थी, उन सभी ने बीरबल के खिलाफ एक साजिश रचने की योजना बनाई। शाहबाज खान ने अपनी भारी आवाज में कहा, भाइयों, अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। बादशाह हर बात में उस भाट की सलाह लेते हैं। हमारी योग्यता और अनुभव का कोई मोल ही नहीं रह गया है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे बादशाह के सामने बीरबल की पोल खुल जाए और वह हमेशा के लिए उनकी नजरों से गिर जाए। जहान खान ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ फेरते हुए कहा, खान साहब, आप हुक्म दें। हम उस बीरबल को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह दरबार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। एक अन्य दरबारी मुल्ला दो प्याजा का एक दूर का रिश्तेदार कासिम बेग बोला, लेकिन कैसे? बादशाह तो उसकी कोई गलती मानने को तैयार ही नहीं होते। शाहबाज खान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। उसने कहा, हम बीरबल को ज्ञान की कसौटी पर परखेंगे। हम बादशाह के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि बीरबल से कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएं, जिनका जवाब देना किसी के लिए भी नामुमकिन हो। जब वह जवाब नहीं दे पाएगा, तो हम यह शर्त रखेंगे कि उसे अपने मुख्य सलाहकार का पद छोड़ना होगा। यह योजना सबको पसंद आई। उन्होंने मिलकर 3 ऐसे सवाल तैयार किए, जिनका जवाब उनके अनुसार दुनिया में कोई नहीं दे सकता था। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार बीरबल का खेल खत्म हो जाएगा और दरबार में उनकी तूती बोलेगी। भाग 2, चुनौती का दिन।
अगले दिन जब दीवाने आम में दरबार लगा हुआ था और आम जनता की फरियादें सुनी जा रही थीं, शाहबाज खान ने मौका देखकर बादशाह अकबर से अर्ज किया, आलमपनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन हम सभी दरबारी यह जानना चाहते हैं कि क्या राजा बीरबल की बुद्धिमानी की कोई सीमा भी है या नहीं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, शाहबाज खान, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। शाहबाज खान ने बड़ी विनम्रता का ढोंग करते हुए कहा, जहां पनाह, हम बीरबल की योग्यता को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बस परखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें उनसे 3 सवाल पूछने की इजाजत दें। अगर उन्होंने इन तीनों सवालों के सही जवाब दे दिए तो हम सब मान लेंगे कि वे ही इस सल्तनत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लेकिन उसने एक नाटकीय ठहराव लिया, अगर वे जवाब न दे सके तो उन्हें मुख्य सलाहकार का सम्मानित पद त्यागना होगा, क्योंकि यह पद किसी अज्ञानी व्यक्ति को शोभा नहीं देता। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बीरबल और बादशाह अकबर पर टिक गईं। बीरबल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, वे शांत भाव से सब कुछ देख और सुन रहे थे। अकबर को अपने दरबारियों की इस हरकत पर थोड़ा क्रोध आया, लेकिन उन्हें बीरबल की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है बीरबल की बुद्धि का लोहा एक बार फिर सबसे मनवाने का। अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, हमें तुम्हारी चुनौती मंजूर है, लेकिन याद रहे, अगर बीरबल ने तुम्हारे सवालों के जवाब दे दिए तो तुम सभी को दरबार में अपनी गलती माननी होगी और बीरबल से माफी मांगनी होगी। शाहबाज खान और उसके साथियों ने तुरंत यह शर्त मान ली। वे अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्हें लगा माफी मांगने की नौबत ही नहीं आएगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर पूछा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह का हुक्म सर आंखों पर। आपके सेवक को इन दरबारियों के सवालों का इंतजार है। शाहबाज खान आगे बढ़ा और अपना पहला सवाल पूछा, राजा बीरबल, मेरा पहला सवाल है, आसमान में कुल कितने तारे हैं? यह सवाल सुनकर दरबार में बैठे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह कैसा सवाल था? भला आसमान के तारों को कौन गिन सकता था? शाहबाज खान के चेहरे पर विजय की मुस्कान फैल गई। उसे लगा कि पहले ही सवाल में बीरबल की बोलती बंद हो जाएगी।